हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों हम MPTO 21 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का एनालाइज कर रहे हैं और उस एनालाइज का ये पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न और कुछ नॉर्मल प्रश्न भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। कुछ फिगर से संबंधित भी आपके सामने प्रश्न आएंगे। फिगर को देखना होगा और ध्यान से पहचानना होगा और आपको उसका नाम बताना होगा, है ना। तू कर बुलंद खुद को कि तेरी कमजोरी भी तेरी ताकत बन जाए, यह संघर्ष ही तेरा अभिमान है, यह स्वाधीनता ही तेरी पहचान बन जाए। दोस्तों खुद को इतना संघर्षशील बनाइए कि कामयाबी आपके कदमों पे झुकने पे मजबूर हो जाए। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है 50 नंबर से क्वेश्चन, है ना। और आपको इस क्लास का टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीक में से सही प्रतीक की पहचान करिए। देखिएगा ये जो आपको ऑप्शन नंबर A दिखाई दे रहा है, ये सिंबल अर्थिंग के बारे में बता रही है। ये है आपकी अर्थिंग के बारे में। ये जो आपको ऊपर एक डंडी जैसे दिखाई दे रही है ना, ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। किसको दोस्तों? इलेक्ट्रोड को बताती है। और वहीं पर नीचे वाला ये सतह को बताती है। किसको? ये सतह को। ये आपको क्वाइल के बारे में बता रही है, यानी क्वाइल का सिंबल है। और ये है स्टार वाइंडिंग का। किसका दोस्तों? ये है स्टार वाइंडिंग का। अब सुनिए, इस अर्थिंग से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब आपके सामने रखता हूं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 33, कितना? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IE 33 जो है ये घरेलू अर्थिंग के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन देती है। अगर आप घरेलू अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 33 को पढ़िए, है ना। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61 जो है ये है दोस्तों आपकी औद्योगिक, यानी कि जो कंपनियां होती है ना, औद्योगिक अर्थिंग के बारे में ये बताती है। और वहीं पर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 67 है ये बताती है कि सभी प्रकार की जो अर्थिंग है ना, सभी प्रकार की अर्थिंग, इसमें क्या समानता और क्या असमानता होती है उसके बारे में टोटल आपको इंफॉर्मेशन देगी। वहीं पर जो आपका IE 99 है ये बताती है दोस्तों आपको ओवरहेड की जो लाइनें है ना, ओवरहेड अर्थिंग के बारे में। तो ये सारा का सारा डेटा आपके सामने उपस्थित है। आप इसको नोट करिए दोस्तों, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई आकृति से संबंधित प्रतीक की पहचान करिए। आप इसको पहचान करिए। ये लंबवत के बारे में बता रही है। ये जो सिंबल है ये किसका है दोस्तों? ये लंबवत का सिंबल है। और जो सीधा का अगर सिंबल आपसे पूछ लिया जाता तो इस प्रकार से सीधा का सिंबल होता है। अगर टोटल रनआउट के बारे में पूछता इसका सिंबल, तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल रनआउट का सिंबल होता है। ये किसका है? तो ये है आपका टोटल रनआउट का सिंबल, है ना। तो इसका आंसर क्या है? देखिएगा ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन से मिलिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और सौर पैनल के प्रकार की पहचान करिए। अब मैं आपको कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से उसको लिख लीजिएगा। यह आपका मोनोक्रिस्टल पैनल। कौन सी? मोनोक्रिस्टल पैनल। और इस पैनल का काम क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्या करता है दोस्तों? सौर ऊर्जा को, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यही इसका काम होता है। विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देता है ना, यही इसका काम होता है। और इससे आउटपुट आपको क्या मिलता है? तो आउटपुट दोस्तों आपको DC ये पावर देती है। किस प्रकार की ये पावर देगी? DC पावर। कितना DC पावर देती है? 0.58 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक पीस है ना दोस्तों, ये एक पीस आपको देगी 0.58 वोल्ट, है ना। टोटल कितने पीस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 8 6 48। अगर 0.58 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा, है ना? 28 या 29 वोल्ट। कितना? 28 या 29 वोल्ट। देखिएगा अगर हम 28 वोल्ट ही मान के चलते हैं और 28 वोल्ट अगर इसी प्रकार से 1 लाख पैनल लगा दिए जाए, कितना? 1 लाख पैनल, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इतना वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा। कितना? इतना। ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। किसके? सिलिकॉन के, या फिर ऑप्शन में आपका सेलेनियम भी हो सकता है।
है, तो सिलिकॉन और सेलेनियम दोनों आपका आंसर हो सकता है। देखिएगा आपकी सिलिकॉन ऑप्शन में है या सेलेनियम ऑप्शन में है। दोस्तों इस वीडियो को साथ ही साथ आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करते रहें और कंटिन्यू क्लास को लीजिएगा, है ना। जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे ना, जब आप दोस्तों लगातार अपनी तैयारी में एक धार लगाते रहेंगे, तो आपकी तैयारी दोस्तों एक कदम ही सही लेकिन आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए दोस्तों इस कलम को रुकने मत देना, अपने जीवन में इस कलम को कभी भी दोस्तों स्थगित मत होने देना। यही आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। दिए गए चित्र से सर्विस लाइन की पहचान करिए। तो यह है दोस्तों आपका ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन लाइन है जिसको पारस्परिक संचरण लाइन कहते हैं, है ना। एमपीटीओ जो बोर्ड है वो संचरण लाइन ही मानी है, तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी संचरण लाइन को ही मान के चलेंगे। इससे जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको पोल दिखाई दे रहा है ना, इस पोल की अगर मैं कहूँ टोटल हाइट कितनी है, इस पोल की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो आप लिखेगा दोस्तों 8 से 9 मीटर इसकी टोटल हाइट होती है। कितना? 8 से 9 मीटर टोटल हाइट होती है। और 8 से 9 मीटर का 1/3 भाग, कितना दोस्तों? 1/3 भाग जमीन के अंदर पोल को धंसा के रखा जाता है, हाँ, जिसको कहते हैं कि जमीन के अंदर इसको गाड़ना, है ना, इतना दबाना इस पोल को। और इस पोल का 1/2 भाग जमीन के ऊपर रखा जाता है। ये जो पोल है ये आरसीसी का बनाया जाता है। किसका? आरसीसी का, है ना। आरसीसी का पूरा नाम लिखेगा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसका पूरा नाम होता है ना। यहां पर जो आपको तार नजर आ रही है ना, और ये जमीन का जो सरफेस है, ये क्या है? ये है जमीन का सरफेस। इसको हम कहते हैं, तार और जमीन के बीच जो गैप होता है ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। और ये ग्राउंड क्लियरेंस लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितना होना चाहिए? तो 5.2 मीटर ये क्या होना चाहिए? इतना ग्राउंड क्लियरेंस, ये ग्राउंड क्लियरेंस का इतना मान है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ग्राउंड क्लियरेंस लो वोल्टेज का कितना होना चाहिए। दोस्तों यहां पर संचरण लाइन की नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के सारे डेटा आपको नोट कराया हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। दिए गए चित्र से संबंधित सुरक्षा उपाय की पहचान करिए। आपको दोस्तों ये एएलपी में भी ये क्वेश्चन काम में आ सकता है। कहां पर? एएलपी में, जिसकी वैकेंसी दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। दिए गए चित्र से संबंधित सुरक्षा उपाय की पहचान करिए। तो ये बिजली का खतरा है। किसका है? ये बिजली का खतरा है। देखिएगा इसका बॉर्डर कैसा है, तो काला बॉर्डर है। बैकग्राउंड कैसा है? पीला कलर का बैकग्राउंड है। चित्र कैसा है? तो चित्र काला कलर का है। ये सब आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपके काम आएंगे, है ना। अभी एमपीटीओ का देखिए लिस्ट जारी हो चुका है, इसका मैं वीडियो प्रॉपर आपको दूंगा। कुछ लड़के वेटिंग लिस्ट में हैं, पता है वेटिंग लिस्ट। इससे पहले जो एमपीटीओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो लड़के थे वो दोस्तों 0.58 नंबर में वो अनक्वालिफाइड हो गए थे, यानी कि एक नंबर से भी कम नंबर उनका हुआ और वो अनक्वालिफाइड हो गए। आप खुद सोचिएगा कि एक प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर 1 मिनट तक हमें वायु ना मिले तो हमारी क्या हालत हो सकती है, वैसे ही दोस्तों एक नंबर की कमी आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। इसलिए आपका हर एक क्वेश्चन दोस्तों कितना जरूरी है आपके लिए, है ना, बहुत ही जरूरी है। हर क्वेश्चन आपका गोल्डन क्वेश्चन है। दिए गए आरेख से संबंधित वायरिंग घटक की पहचान करिए। तो ये मोटर के बारे में बता रही है। किसके बारे में? ये मोटर के बारे में। वहीं पर अगर मशीन के बारे में पूछता ना दोस्तों, तो मशीन का इस प्रकार से होता है सिंबल। देखिएगा गौर से, ये आपका मशीन का मैं चित्र बना रहा हूं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सिंबल है, आपको इसको देखना है। ये मशीन का सिंबल है। ये किसका है? मशीन का सिंबल। तो अलग अलग मशीन की अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं उसका सिंबल, लेकिन मशीन का सिंबल इसी प्रकार से होता है। लेकिन जो मोटर होता है ना, अगर यहां पर दोस्तों केवल इस प्रकार से होता तो ये डीसी मोटर होती, अगर इस प्रकार से सिंबल होता तो एसी डीसी दोनों मोटर होती, अगर केवल इसी प्रकार से होता तब एसी प्रकार की मोटर होती, है ना। तो आपको इस सिंबल के साथ साथ एसी और डीसी को भी अपने ध्यान में रखना है। नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। तो ये चित्र है दोस्तों आपका डीसी सोर्स का। किसका? डीसी सोर्स का। लेकिन वोल्टेज निर्भर सोर्स भी इसका सही आंसर है। क्या? वोल्टेज निर्भर सोर्स भी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा आप ऑब्जेक्शन इसमें लगा सकते हैं।
दी गई आकृति से संबंधित प्रतीक की पहचान करिएगा। सतह का प्रोफाइल, समानता या कोण की स्थिति। तो यह है दोस्तों आपका समानता के बारे में। ये किसके बारे में बता रही है? तो ये सिंबल है समानता के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 58, दिए गए आरेख से संबंधित चित्रलेख की पहचान करिए। यह है आपका सर्किट ब्रेकर। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लल्लू पंजू सवाल आपके सामने आया है। देखिए दोस्तों, यह आपका सर्किट ब्रेकर है ना। कौन सी सर्किट ब्रेकर है? सिंगल पोल, एक पोल एमसीबी। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिखेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है दोस्तों? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये सर्किट को ब्रेक करती है और ये सिंगल पोल प्रकार की होती है। अगर चित्र इस प्रकार से होता, गौर से देखिएगा, अगर चित्र इस प्रकार से होता तो भी आपकी ये एमसीबी ही होती, तो भी आपकी ये एमसीबी ही होती है ना, एमसीबी सिंगल पोल की। अगर देखिए, अगर ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये 3-3 4-4 लाइनें होती, 3 लाइनें होती तो ट्रिपल पोल एमसीबी हो जाता, और 4 लाइन होती तो 4 पोल एमसीबी। फोटो डायोड का प्रतीक किसके द्वारा बताया जा रहा है? तो ऑप्शन डी के द्वारा बताया जा रहा है। सुनिएगा, इस डायोड से जुड़ी हर एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ये है दोस्तों, ये किसका है? ये पीएन डायोड का सिंबल है। ये किसका है? पीएन डायोड का। ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है ना, खड़ी डंडी दिखाई दे रही है, इसको हम बार कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें ये जो डायोड का मुखड़ा जिस तरफ है ना, उस तरफ करंट का प्रवाह हो सकता है, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस। लेकिन जब करंट उधर से बहना उल्टी दिशा में चालू करेगी ना, तो ये एक गेट के रूप में कार्य करेगी। ये गेट के रूप में कार्य करेगी। ये करंट को प्रवाह रिवर्स बायस में नहीं कराने देगी। बार का बार वही चीज को बता रही है। और प्लस माइनस किसको बताती है? तो इसकी आउटपुट को, क्योंकि डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, और आउटपुट जो डीसी होता है, डीसी का सिंबल प्लस और माइनस होती है। और ये जो आपको तीर का जैसे निशान दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश है। ये क्या है दोस्तों? प्रकाश। और प्रकाश में किस प्रकार की एनर्जी पाई जाती है? एक नई पॉइंट लिखेगा, तो वो है दोस्तों फोटोन एनर्जी। प्रकाश में कौन सी एनर्जी होती है? फोटोन एनर्जी होती है। साथ ही में साथ लिखेगा, ये जो आपका चित्र है, ये कैपेसिटर के बारे में बता रही है। किसके बारे में? जो वोल्टेज को स्टोर करती है। और ये है दोस्तों आपका डायोड। कौन सा डायोड है? तो ये पीएन डायोड है। वहीं पर इसको लिखेगा, ये आपका कॉइल है। ये क्या है दोस्तों? कॉइल है। मुझे उम्मीद है मेरा हर एक लफ्ज आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा हर बताया हुआ हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए, बिल्कुल दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है, कमेंट वाला ऑप्शन आपके हाथ में है, और उंगली आपका है। बस टाइप करिए और आप हमें बताइए। हम आपके हर एक संदेश का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे, और उसका जवाब भी आपको हाथों हाथ मिलेगा। इसलिए जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती, आप उसको पूछ सकते हैं। दिए गए आरेख से संबंधित सर्किट की पहचान करिए। तो ये चुंबकीय सर्किट है। कौन सी सर्किट दोस्तों? चुंबकीय सर्किट। आइए मिलते हैं एक बार इस चुंबकीय सर्किट से। देखिए, ये जो आपका टर्न है, टर्न N1 को हम वोल्टेज V1 देते हैं, है ना। तो यहां से देखिए करंट इंटर कर रही है। करंट इंटर कर रही है किससे? इस डॉट वाले, यानी जिस तार के सामने डॉट रहेगा, करंट वहां से इंटर करती है। तो करंट यहां से इंटर कर रही है, और जहां से ये एरो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहां पर डॉट है। इसका मतलब करंट यहां से बाहर निकल रही है। तो देखिए, इसमें फैराडे का इलेक्ट्रो इंडक्शन रूल लागू होता है, और वहीं पर एक ईएमएफ जनरेट होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सर्किट कंप्लीट होने के कारण खुद का अपना करंट बनाती है, और वो करंट जो उत्पन्न हुई है ना, वो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए कोर के माध्यम से घूम रही है। और जो ये जो कोर है दोस्तों, ये सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके? ये सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये किस आकार का कोर है? तो नोट करिएगा, ये एल आकार का कोर होता है। किसका? एल आकार का। एक उल्टा एल, देखिए इस प्रकार से एक सीधा एल है, और इस प्रकार से एक उल्टा एल है, मिल करके ये इस प्रकार का कोर का निर्माण करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अब है? क्वेश्चन नंबर 61। दिए गए आंकड़े से संबंधित जोड़ की पहचान करिए। तो ये है आपका प्लेन टैप जोड़। कौन सा दोस्तों? प्लेन टैप जोड़। और इस जोड़ का प्रयोग आप कहां पर करते हैं? अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों, जहां पर तन्यता दबाव है ना,
तन्यता दबाव निम्न हो, तन्यता दबाव सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है, तन्यता दबाव सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर देखिएगा जो आपका ब्रिटानिया ज्वाइंट है ना, इस ज्वाइंट को हम ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ओवरहेड की ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उन लाइनों में ब्रिटानिया जोड़ का जो मैकेनिकली फोर्स होता है ना, यानी कि मैकेनिकल इसमें जो आपको यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन जो तार होते हैं उसमें खिंचाव बहुत अधिक होते हैं। कहने का मतलब ये है, जहां जिस तार में स्ट्रेस अधिक होगा, दबाव और खिंचाव अधिक होगा, वहीं पर हम ब्रिटानिया ज्वाइंट को काम में लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मिलिएगा अगले प्रश्न से, क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए प्रतीक से गणित के संबंधित मूल संचालन की पहचान करें। वन लाइनर क्वेश्चन तो मैं इसको नाम नहीं दूंगा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है जो 2 साल का बच्चा भी दूसरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है, फिर भी आप तो उनके सामने बहुत आगे हैं। देखिएगा यह है घटाव का, किसका, यह है घटाव का। विभाजन का कैसा होता है, यह है विभाजन का। योग का कैसा होता है, यह है योग का। गुणा का कैसा होता है, यह भी कोई सवाल है यार, बिल्कुल टाइम पास सवाल है। ये कैसा है, ये बिल्कुल टाइम पास सवाल। दिए गए चित्रलेख से संबंधित प्रतीक की पहचान करिए। आप जनाब खुद पहचान करिए, आपके पहचान करने की कैपेसिटी कितनी है। देखिए अभी एएलपी का वैकेंसी आने वाला है ना, उस एएलपी में जो साइको टेस्ट होता है ना, साइको टेस्ट में यही वो पूछते हैं कि आपके सोचने और देखने की क्षमता, समझने की क्षमता कितनी है। साइको टेस्ट में जो जिसका देखने और समझने की क्षमता अधिक होगी ना, समझिए वो एएलपी बन जाएगा। दिए गए चित्रलेख से संबंधित प्रतीक की पहचान करिए। यह है आपका डेंजरस है ना, यह है आपका खतरा। जहर का कैसा होता है, देखिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो कोऑपरेट करिएगा, है ना। बिल्कुल कोशिश रहेगा मेरा अच्छा बनाने के लिए, अब जैसा बन जाए। इस प्रकार से बहुत ही डेंजरस प्रकार का चित्र आपके सामने बना रहा हूं, ये देखिए, है ना, ये है। और ये क्या रहेगा, ये त्रिकोण में बंद रहेगा, इस प्रकार से ये त्रिकोण के अंदर बंद रहेगा। तो ये है आपका जहर का सिंबल। ये किसका है दोस्तों, पॉइजन का। पॉइजन यानी कि जहर का सिंबल। उच्च वोल्टेज का कैसा होता है, दिखाऊं मैं आपको। देखिए उच्च वोल्ट का इस प्रकार से रहता है, ये, और ये भी त्रिभुज के अंदर ये पैक होती है इस प्रकार से। ये है आपका उच्च वोल्टेज का, है ना। यहां से पूरा बंद होता है। मैं इसको ढंग से ही बना देता हूं थोड़ा, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बंद रहेगा। और ये है आपका सिंबल, ये सिंबल बिल्कुल रेडी हो चुका है आपका सिंबल, है ना। ये देखिए ये जो सिंबल है आपका, ये किसका है दोस्तों, ये है आपका हाई वोल्टेज का सिंबल। किसका है ये, हाई वोल्टेज का। वहीं पर विस्फोटक का जो खतरा होता है, इसका सिंबल मेरे को नहीं है मालूम। तो इसका आंसर नंबर देखिए, क्या आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक के जोखिम का सही निरूपण है। हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए है रिस्क ऑफ, ये आपका रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, है ना, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। और ये है आपका रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ फायर। और ये है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। और ये है रिस्क ऑफ रेडिएशन, है ना, रिस्क ऑफ रेडिएशन। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा कि विस्फोटक के जोखिम का सही निरूपणता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए आरेख से वायरिंग सिस्टम के संबंधित की पहचान करिए। तो वायरिंग सिस्टम जो है ना, इसको हम कौन सा कहते हैं, ये किसका प्रतीक है, तो ये है फ्यूज नहीं, ये है स्विच का।
किसका है दोस्त, सॉरी फ्यूज का, ये किसका है, फ्यूज का। देखिए जो फ्यूज है ना, इसको हम हमेशा किस में लगाते हैं, तो हम हमेशा दोस्तों हम इसको फेज तार में कनेक्ट करते हैं। किसमें, फेज तार में। ये किस एक्ट में कहा गया है बताऊं दोस्तों, ये एक्ट 31 व या फिर और 32 में है ना, 31 और 32 एक्ट में ये बताया गया है कि फ्यूज जो होती है उसको हमेशा फेज तार में ही लगाना। और जो फ्यूज होता है ना, किसी भी सर्किट में आप फ्यूज लगाएंगे तो फुल लोड की कंडीशन में उस सर्किट में जितना करंट प्रवाहित होगा उस करंट का 1.5 गुना मान रेटिंग वाला आपको फ्यूज लगाना होता है। स्विच का कैसा होता है, तो स्विच का सिंबल बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा होता है, यह है स्विच का। और डायोड जो होती है ना, वो तो इस प्रकार से होती है दोस्तों, ये है आपका डायोड का सिंबल। डायोड हमेशा भरा हुआ होता है, डायोड कभी भी खाली नहीं होता, ये है पीएन डायोड। और जो रेजिस्टर होता है ना, उसका तो इस प्रकार से होती है, ये है आपका रेजिस्टर का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मिलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 से कि दिए गए आरेख से संबंधित मोटर के प्रकार की पहचान करिए। अब इसमें आपको मैं कुछ अलग चीज बताऊंगा, कुछ नई चीजें बताऊंगा। अपना बिल्कुल कलम तैयार रखिएगा और नोटबुक अपने साथ में रखिएगा। ये जो आपका है ना, इसको हम ब्रूस लेस डीसी मोटर कहते हैं। ब्रूस लेस का मतलब, लेस का मतलब क्या हुआ, लेस का मतलब ना होना होता है, डिस्काउंट करना होता है, कम कर देना होता है। जैसे आप गारमेंट्स में जाते हैं, कपड़े की दुकान में, कोई कपड़ा अगर आपको पसंद आ गया ना, तो आप क्या करते हैं कि आप डिस्काउंट मांगते हैं या फिर लेस करते हैं कि आप इतना % लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको कपड़ा तो पसंद आ गया। कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास उन चीज़ों का कीमत चुकाने के लिए हमारे जेब में उतनी गर्माहट नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो हम रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें इतना % लेस कर दीजिए, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो लेस कर देते हैं। वहीं पर यहाँ ब्रूस का लेस किया गया है, तो ब्रूस को यहाँ पर लेस 100%, यानी ब्रूस को निकाल दिया गया है ना। तो ब्रूस लेस डीसी मोटर होती है। देखिएगा हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है, इसका काम क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ता है। किसको दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, पढ़ता है या पहचान करता है, या फिर यूं समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड को ये सेंस कर लेती है। जैसे हम सूंघते हैं ना, मान लीजिए कहीं पे मिठाई बन रही है, कहीं पूड़ी बन रही है, तो हमारी नाक जो है वो सूंघ लेती है कि किस चीज की खुशबू है ना। चिकन बिरयानी बन रही है या फिर मटन बन रहा है, जो भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, उसका स्वाद हमारी जो नाक है ये सेंस कर लेती है। वैसे ही सेंसर क्या काम होता है, हॉल इफेक्ट सेंसर का चुंबकीय क्षेत्र को सेंस करना। और स्टेटर का काम क्या होता है कि इसके अंदर देखिए मोटर के आंतरिक जो भाग हैं, जैसे वाइंडिंग, स्टेटर हो गया, इस सब को कवर करने का। जैसे हमारी बॉडी को कवर करता है हमारा कपड़ा, इसी प्रकार से मोटर को कवर करता है उसका स्टेटर। रोटर का काम क्या होता है कि शाफ्ट है, हमें रोटर से आउटपुट मिलता है। क्या करता है, रोटर घूमता है ना। रोटर से आउटपुट नहीं, आप रोटर से ये समझिए रोटर घूमने वाला भाग होता है, ठीक है ना। तो ये है इसका सारा। ब्रूस लेस डीसी मोटर का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो स्टील मिल में। कहां पर दोस्तों, स्टील मिल में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्टील मिल में क्या होता है ना कि अगर आप ब्रश डीसी मोटर को लगा देंगे तो जो ब्रश लगा होता है ना, वो बार बार घिस जाता है, और बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा अगर घिस जाएगा ना। इसीलिए ब्रूसलेस डीसी मोटर को काम में लिया जाता है। तो ब्रूसलेस डीसी मोटर जो स्टील मिल में, इसको हम काम में लेते हैं। संट मोटर को काम में कहां पर लेते हैं दोस्तों, तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में, है ना, नोट कीजिएगा। जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है ना, वहीं पर इसको काम में लेते हैं। और जो आपका कंपाउंड मोटर होता है, इसको आप कहां पर लेते हैं, ट्रेन में। कहां पर दोस्तों, आप ट्रेन में इसको काम में लेते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मिलिए अगले नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। दिए गए आरेख से संबंधित वायरिंग घटक की पहचान करिए। वायरिंग से संबंधित कितने क्वेश्चन आपके सामने आ गए, आप गिनते रहिए, आप देखते रहिए दोस्तों, वायरिंग से संबंधित कितने क्वेश्चन आ गए। ये है आपका कॉन्टेक्टर के बारे में। ये क्या है, कॉन्टेक्टर का प्रयोग कहां किया जाता है, तो स्टार्टर में किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पर दोस्तों, इसका प्रयोग हम स्टार्टर के अंदर करते हैं। रजिस्टर जो होता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो करंट कंट्रोलिंग के लिए। किसके लिए, करंट कंट्रोलिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और स्विच का प्रयोग सर्किट कंट्रोलिंग के लिए, सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। कहीं पर आपको सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और फ्यूज का प्रयोग उच्च धारा प्रवाह को रोकने के लिए, उच्च धारा प्रवाह
को रोकने हेतु हम इसको प्रयोग करते हैं, फ्यूज को, है ना। तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है कि ये कॉन्टेक्टर है, ट्रिपल पोल का कॉन्टेक्टर होता है और इसका काम क्या होता है, स्टार्टर में इसका काम होता है ना, मोटर को ऑन ऑफ करना। दिए गए प्रतीक से संबंधित ऑपरेशन की पहचान करिए। यह भी ऑपरेशन दोस्तों फिर से क्लास नंबर दूसरे क्लास का विद्यार्थी इसका आंसर दे सकता है, वो क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो यह है विभाजन का, ये किसका है दोस्तों, यह है विभाजन का। योग का इस प्रकार से, गुणा का इस प्रकार से, घटाव का इस प्रकार से। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो चुका है। मिलेगा क्वेश्चन नंबर 69 से डीसी मशीन की बाहरी भाग को जाना जाता है। योग हम इसको क्या कहते हैं, योग या बॉडी, योग या बॉडी या फ्रेम, तीनों चीज एक ही चीज, तीनों बात एक ही चीज की है ना, मतलब कि तीनों नाम एक ही है। जो आपकी योग होती है ना, ये जो योग है दोस्तों सुनिएगा, अगर छोटी डीसी मशीन है तो हम कॉस्ट आयरन से बनाएंगे, किससे, कॉस्ट आयरन से, जिसको कहा जाता है CI। अगर बड़ी मशीनें हैं, अगर छोटी मशीनें हैं तब कॉस्ट आयरन, और जब बड़ी मशीनें हो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तब कॉस्ट स्टील की बनाई जाती है ना, CS की, कॉस्ट स्टील की। तो देखिएगा आर्मेचर जो कोर होते हैं, ये आर्मेचर कोर किसके होते हैं, तो ये दोस्तों सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, है ना, किसके, सिलिकॉन के। बाद में इसमें हम हानि को कम करने के लिए स्टील भी शामिल करते हैं। फील्ड कॉइल को सुपर एनामल्ड लिखेगा, सुपर एनामल्ड कॉपर तार, बहुत ही अच्छा नाम है, सुपर एनामल्ड कॉपर तार से हम फील्ड कॉइल को बनाते हैं। और कम्यूटेटर को हम दोस्तों हार्ड ड्रॉन कॉपर से, किससे, हार्ड ड्रॉन कॉपर से, कठोर कर्षित तांबा से हम कम्यूटेटर को बनाते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग बॉडी फ्रेम, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के संशोधित रूप को केल्विन के डबल ब्रिज के रूप में जाना जाता है। मूल्यों के प्रतीक को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी कुछ नई चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, आप बड़े ही प्यार से सुनिएगा। जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये इसका मॉडिफाइड रूप है, जिसको संशोधित रूप कहा गया है, ये केल्विन का डबल रूप। और केल्विन डबल रूप जो है वो दोस्तों 1 ओम से लेकर के 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध को मापता है, यानी कि ये इसका मापन 0.00001 ओम से लेकर के 1 ओम तक के प्रतिरोध को मापना है। तो देखिएगा 1 ओम से कम मान ही है ना, 0.00001 ओम, तो 1 ओम से कम ओम प्रतिरोध को मापा जाता है। व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, लिखेगा एक पॉइंट, जो आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का मापन किया जाता है दोस्तों 1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम, है ना, 1 मेगा ओम तक का। मैं आपको किसी क्लास में बताया दोस्तों 1 किलो ओम से 1 मेगा ओम, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। 1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। तो 1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम तक इसका व्हीटस्टोन ब्रिज माप सकता है। देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को मॉडिफाइड क्यों किया गया, क्योंकि देखिए मेगा ओम में प्रतिरोध को मापता है, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज से आप 0.0001 ओम के प्रतिरोध को मापन करेंगे तो इसमें बहुत एरर होगा, आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत त्रुटियां होंगी। तो उन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए, उन त्रुटियों को ओवरटेक करने के लिए हम एक मॉडिफाइड सर्किट बनाए, मॉडिफाइड ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसको कहा जाता है केल्विन का डबल ब्रिज। तो ये दोनों के दोनों अज्ञात प्रतिरोध को मापते हैं। एक लैंप की कैंडल पावर 120 है और लैंप के नीचे का प्रदीपन 30 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर लैंप लटकी हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हाइट। ये लैंप है, ये आपका लैंप है और यहां पर सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस है। आपको लैंप और सरफेस के बीच की हाइट बताना है ना, क्या बताना है, हाइट। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। जो E होता है इल्यूमिनेशन बराबर होती है कैंडल पावर बटा D स्क्वायर। तो आपको दूरी निकालना है ना, तो D बराबर क्या हो जाएगी, कैंडल पावर बटा E है इल्यूमिनेशन। कैंडल पावर देखिए 120 है और इल्यूमिनेशन है कितना, 30, है ना। इल्यूमिनेशन देखिए ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर और ये लक्स में भी होता है। तो जब इसको कट करेंगे ना, है ना, तो ये कितने बार में कट हो जाएगा, 4 बार में, और 4 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक ही दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न था और इतना इजी न्यूमेरिकल प्रश्न इसको कोई भी हल कर सकता है। ये क्वेश्चन आपके फेवर में थे।
वह परीक्षण जो यह निर्धारित करने के लिए कि वायरिंग जुड़ी है, इलेक्ट्रिक मैच के माध्यम से एक छोटा करंट भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको निरंतरता परीक्षण कहते हैं। क्या दोस्तों? निरंतरता परीक्षण। और देखिएगा, जो आपका निरंतरता परीक्षण है ना, ओम मीटर के द्वारा आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? ओम मीटर या फिर एवीओ मीटर, जिसको आप मल्टीमीटर कहते हैं ना, या मल्टीमीटर है ना, या मल्टीमीटर के द्वारा आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। इंसुलेशन टेस्ट आप मैगर के द्वारा करते हैं, इसको आप ओम मीटर के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि मैगर जो होता है ना, ये ओम में प्रतिरोध को मापता है। पृथ्वी इलेक्ट्रोड परीक्षण भी दोस्तों आप मैगर के द्वारा ही करेंगे, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता परीक्षण। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है, वह उपकरण जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टेइक प्रभाव का उपयोग करता है, विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, जो अर्धचालक में स्वतंत्र रूप से गति करता है, उसको हम सौर सेल के नाम से जानते हैं। और सौर सेल का सारा डिटेल्स आप तक, आपके कॉपी तक पहुंच चुका है। तो ये रहा दोस्तों टोटल 73 नंबर तक का क्वेश्चन है ना। 2 क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास नहीं है, और मेरे पास टोटल 73 क्वेश्चन ही है, और आप तक मैंने इसको बहुत ही प्यार से पेश कर दिया। अब बताइए दोस्तों, मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप अपना दायित्व, आप अपना कर्तव्य, आप अपना दोस्तों ईमानदारी जरूर दिखाइए और जरूर निभाइए। बाकी मैं पूरे ईमानदारी और प्रेम और शिद्दत और बहुत ही दोस्तों कोमलता के साथ आपके सामने आता हूं, और हर प्रश्न का विस्तार पूर्वक एनालाइज आपके कॉपी तक पहुंचाता हूं। यही मेरा मूल मकसद होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिएगा। हम आपके लिए बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।